गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जूलॉजी का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको दो लेक्चर बता दिए हैं, जिनमें कि हमने टॉपिक जो शुरू किया हुआ है वो बायोमोलिक्यूल है, जैव अणु है। ठीक है, और जैव अणु में मैंने बताया आपको कि अभी बहुत सारी चीज़ें हमें इसके अंतर्गत पढ़नी है। प्रोटीन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, लिपिड्स पढ़ने हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ने। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत है। अभी हम पहले ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, प्रोटीन को, और प्रोटीन के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं अमीनो एसिड वगैरह, इनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केवल पेप्टाइड बंध के बारे में बताया था कि पेप्टाइड बंध कैसे बनता है, किस प्रकार का ये बंध है, क्या विशेषता है इनकी। तो पेप्टाइड बॉन्ड के विषय में मैंने आपको बता दिया था। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, CONH। इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, जो एक प्रकार किस प्रकार का बंध होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको इसके विषय में बता दी थी। अब हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। एक एक चीज़ को आपको डिटेल में देखना है। भले ही जो बायोमोलिक्यूल पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, जिसके अंतर्गत मैं इतनी सारी चीज़ें देखने, 2-3 नंबर के ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिटें बहुत सारी है, जैसे कि सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, कई सारी यूनिटें। आप जूलॉजी का भी सिलेबस में देखोगे तो आपको क्या करना है, हर यूनिट को क्लियर करना पड़ेगा, तब नंबर की थोड़ी क्या हो जाएगी, गारंटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब पढ़े होंगे तो गारंटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये अभी जूलॉजी का पार्ट है, फिर बॉटनी है। तो जितनी यूनिटें आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो उतनी संभावना बनी भी रहेगी नंबर आने की। एक तो ये। दूसरी बात आपको मैंने बताया, तो कई लोग जो हैं वो PDF की मांग कर रहे हैं, लेकिन PDF आपको मिलनी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको क्या करने हैं, खुद ही इसके नोट्स बनाने। क्योंकि वनदरोगा वगैरह में PDF इसलिए उपलब्ध थी क्योंकि उसमें क्या था, एक महीने के सब्जेक्ट थे, तो नोट्स कम थे। इसमें आप देख ही रहे होंगे कि वीडियो की संख्या भी बहुत ज़्यादा होने वाली है और कोर्स भी बहुत लंबा है। इसलिए क्या होगा कि PDF देना जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम इसके PDF बनाने में लग जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी हम इसके विषय में पढ़ रहे थे। आज मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड को हम समझ गए, यानी पॉलीपेप्टाइड एक श्रृंखला होती है प्रोटीन में, वो बात हमने समझी। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसी में आगे मैं बताने वाला हूँ आपको अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, बार बार एक शब्द आया कि प्रोटीन के संश्लेषण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, जहां 21-22 भी अब संख्या NCERT में हो गई, 2 नए खोजे गए हैं, वो अलग सी बात हो गई। अब देखिए अमीनो अम्ल टोटल इतने होते हैं, ये नहीं बता रहा मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले मुख्य अमीनो अम्ल जो है 20 है, जिनमें 2 नए खोजे गए। आज हमें जो बात करनी है, इन 20 अमीनो अम्लों के बारे में बात करनी है कि 20 अमीनो अम्ल हैं कौन से। ठीक है, एक तो इनके नाम, 20 के नाम। दूसरी बात कि यहां से क्वेश्चन अमीनो अम्लों के नाम से, वर्गीकरण से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उन पे हमें फोकस करना है। ठीक हो गया। एक जानकारी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी तक जो मैंने बताया था कि चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा अमीनो अम्ल पे, या 0 होगा, ये मैंने इस आधार पे बताया था, pH वैल्यू के आधार पे। जिसमें मैंने बताया था कि अगर वो अम्लीय वातावरण की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्षारीय वातावरण की ओर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर ज्यूटर आयन के रूप में है तो 0 उस पर चार्ज हो जाएगा। वो उस आधार पे बताया गया था। दूसरी बात, जब अमीनो अम्ल की मैं संरचना बनाऊंगा तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि संरचना में, देखिए जब मैं आवेश की बात कर रहा हूँ, जब मैं अमीनो अम्ल पे क्या कर रहा हूँ, चार्ज की बात, तब तो मैंने संरचना इस टाइप की बनाई होगी, ज्यूटर आयन के रूप में, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, R ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये वाली संरचना मैं तब बनाऊंगा जब मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ, चार्ज के। ठीक है, यानी आवेश के विषय में। अगर मैं केवल बात कर रहा हूं जनरल अमीनो एसिड की, तो इसकी जनरल संरचना वहां पे बनेगी। ठीक है, जब जनरल हम बात करेंगे अमीनो एसिड की, तो संरचना जो होगी वो अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पे एसिड ग्रुप होगा, यहाँ पे अमीनो ग्रुप होगा NH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप यानी R जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाला डाउट कईयों को होता है कि कहीं पे वैसी संरचना बन रही है, कहीं पे ऐसी। जब चार्ज की बात करते हैं हम आवेश की, उस पर तब बनाते हैं हम ज्यूटर आयन वाली संरचना, क्योंकि जब हम चार्ज को दिखाते हैं जो ज्यूटर आयन के रूप में काम करता है कौन, अमीनो एसिड। लेकिन जनरल संरचना अमीनो एसिड की ये वाली संरचना है। ठीक हो गया, ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं हम अमीनो अम्लों के वर्गीकरण की। ठीक है, उन 20 को हम देखेंगे, लेकिन इनका वर्गीकरण किस प्रकार से है, बाकी 2 के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। और यहां से ये भी बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि आप 20 के 20 नाम याद कर लो,
उनसे कुछ क्वेश्चन है, उनको आपको याद करना है। यानी 20 के नाम जरूर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन कितने आपको याद करने, कितने अमीनो एसिड के नाम आपको याद रखने हैं पेपर की दृष्टि से, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। देखो, अब अमीनो अम्लों का वर्गीकरण मैं बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। अब क्लासिफिकेशन जो होता है इसमें मुख्य होता है आधार, यानी किस आधार पे किया जा रहा है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि 2 अमीनो अम्लों में जो अंतर आता है वो किस वजह से आता है, आर ग्रुप की वजह से, यानी एल्काइल ग्रुप की वजह से। तो अमीनो अम्लों का जो ये वर्गीकरण मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो बेस है, यानी इसका जो आधार है, किस आधार पे ये वर्गीकरण है, तो ये है आर ग्रुप के आधार पे, यानी आर समूह के आधार पे, जिसको हम बोल सकते हैं एल्काइल समूह के आधार पे, क्योंकि यही तो अलग होने वाला है, एल्काइल समूह के आधार पे वर्गीकरण। बाकी सब जो होगी वो संरचना तो सेम ही होगी, ये बात हम पहले कर चुके, इसलिए ये वर्गीकरण किस आधार पे है, एल्काइल समूह के आधार पे। अब एल्काइल समूह के आधार पे जब हम बांटेंगे तो 4 ग्रुप बन जाते हैं, इसके 4 तरीके से इसका विभाजन होगा। उस 4 के अंदर क्या आएंगे, 20 अमीनो अम्ल आने, उस 4 के अंदर हमें क्या रखने, 20 अमीनो अम्ल रखने। ठीक है, तो एल्काइल समूह के आधार पे 4 ग्रुप बनते हैं इसका। पहला, फर्स्ट जो बनता है, ठीक है, 4 ग्रुप बनने हैं। पहला जो बनता है वो वाला ग्रुप बनता है जिसमें आर समूह जो होगा, जिसमें आर समूह जो होगा ये पोलर होगा, यानी कि ध्रुवीय होगा, प्लस इस पे आवेश होगा। यानी वो वाले अमीनो एसिड 20 में से वो वाले अमीनो एसिड जिनका आर समूह ध्रुवीय प्लस आवेश वाला, ध्रुवीय का मतलब, पोलर का मतलब क्या होता है, जो जल में घुलनशील हो, जल में घुलनशील। ध्रुवीय का मतलब तो ये हो गया। आवेश का मतलब क्या हो गया, जिसमें या तो धनात्मक या तो क्या हो, ऋणात्मक आवेश हो, कुछ भी हो, धनात्मक हो ऋणात्मक हो। तो 2 चीजें हम पहले समूह में हम उनको पढ़ रहे हैं, उन अमीनो एसिड को जो पोलर है, जल में घुलनशील है, प्लस जिनमें कोई ना कोई आवेश है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक हो गया, जिनमें ये आवेश है उनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो ये आर समूह है जिसमें ध्रुवीय प्लस आवेश है, इसके अंदर भी सब कैटेगरी हैं 2। ठीक है, इसके अंदर भी 2 सब कैटेगरी है। कौन कौन सी? एक कैटेगरी जो है वो तो है ऐसे जो क्षारीय अमीनो अम्ल है, और एक है ऐसे जो क्या है, अम्लीय अमीनो अम्ल है। ध्यान से समझना है आपको वर्गीकरण, आज इसी के विषय में बात होने वाली है। हमने आर एल्काइल समूह के आधार पे पहला ग्रुप बनाया ऐसा जो पोलर प्लस आवेश वाला था, और इसके अंदर भी 2 सब कैटेगरी बनाई, एक क्षारीय वाला और एक कौन सा वाला, अम्लीय अमीनो अम्ल। अब क्षारीय और जो क्षारीय है और अम्लीय अमीनो अम्ल है, इन दोनों में क्या बातें हैं, यानी क्षारीय किसको कहेंगे हम यहाँ पे, अम्लीय किसको कहेंगे। अब आपको पीएच वैल्यू बिल्कुल भूल जानी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीएच मान के कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो 20 को सीधे कैटेगरी में बांट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच घटाने बढ़ाने इसकी कोई बात नहीं चल रही है, यहाँ पे उस बात को आपको छोड़ के चलना है। क्षारीय कौन सा होगा यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, क्षारीय कौन सा होगा, जैसे क्षारीय में क्या होगा, पहले मैं आपको क्षारीय बता रहा हूँ। क्षारीय की संरचना क्या होगी, ये अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पे COOH हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ अभी क्षारीय बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से अम्लीय हटा दिया अभी, कि कोई कंफ्यूजन, इसके आगे लिखने से कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरी बात, क्योंकि इसमें आवेश की भी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक तो ध्रुवीय जल में घुलनशील है वो तो बात ठीक है, लेकिन हमें आवेश भी देखना है, तो इसलिए मैं आवेश में जो संरचना बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ ज्यूटल आयन वाली संरचना, क्योंकि यहाँ पे मैं किसकी बना रहा हूँ, आवेश के विषय में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कर दिया NH3 पॉजिटिव। अब इस ग्रुप में आया मैं, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप होना है। अगर क्या हो, किसी के एल्काइल ग्रुप में, अगर किसी अमीनो एसिड के एल्काइल ग्रुप के साथ एक एक्स्ट्रा जो ये अमीनो ग्रुप है ये ऐड हो, यानी यहां पे क्या ऐड हो, NH3 पॉजिटिव एक और ऐड हो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि अगर किसी अमीनो एसिड की संरचना में एल्काइल ग्रुप के साथ अतिरिक्त रूप से क्या हो, एक एक्स्ट्रा
अमीनो ग्रुप क्या हो, जुड़ा हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसकी पूरी संरचना में आपको देखने को क्या मिल रहा होगा, इसमें दो हो गए NH3 पॉजिटिव वाले कितने हो गए, 2 ग्रुप हो गए। COO नेगेटिव वाला कितना है, 1 है। ठीक है, 2 प्लस के हैं, 1 नेगेटिव का है। तो 2 प्लस के हैं, 1 नेगेटिव का है, एक में से एक हट भी जाए तो क्या चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा ना, क्योंकि यहां पे क्या है, NH3 पॉजिटिव वाले कितने हैं, 2 हैं, और COO नेगेटिव वाले कितने हैं, केवल 1 है। तो चार्ज क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक हो गया। और जिनमें ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इनको रखा जाएगा किस कैटेगरी में, क्षारीय अमीनो अम्ल में। क्षारीय अमीनो अम्ल में जल में ये घुलनशील होते हैं तो ध्रुवीय तो है ही है ये, लेकिन प्लस इनमें आवेश भी है। कैसा है, पॉजिटिव आवेश है। पीएच वैल्यू से इसका कोई मतलब नहीं है, अभी बिना पीएच घटाए बढ़ाए इनमें आवेश जो है वो कितना है, पॉजिटिव आवेश इसमें हमें देखने को मिल रहा है। और कारण इसका पॉजिटिव आवेश का मैंने बता दिया कि क्या होता है, क्षारीय अमीनो अम्ल जो होते हैं इनमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप के साथ अतिरिक्त रूप से क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप जो है और एक्स्ट्रा जुड़ा होता है, इसके कारण पॉजिटिव आ जाता है। और जिनमें ये पॉजिटिव होगा वो कौन से आ जाएंगे, क्षारीय अमीनो अम्ल में आ जाएंगे। ठीक हो गया। एक बात आपको ये समझनी, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके उदाहरण क्या है जो क्षारीय अमीनो अम्ल के अंतर्गत आएंगे, वो कौन से हैं। पहला जो आएगा इसका नाम है आर्जिनिन। आर्जिनिन, ठीक है, हिंदी में भी सेम लिखना है आपको, आर्जिनिन। ठीक है। दूसरा लाइसिन। ठीक है, लाइसिन लिखना आपको, लाइसिन। और तीसरा हिस्टिडीन। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। क्षारीय अमीनो अम्ल में कौन से आए, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। क्रम भी आपको ये रखना है याद, क्योंकि इसमें आर्जिनिन जो होगा ये सर्वाधिक क्षारीय होगा, सर्वाधिक क्षारीय। और ये जो होगा हिस्टिडीन, ये इनमें होगा न्यूनतम क्षारीय, न्यूनतम क्षारीय होगा। तो क्षारीय अमीनो अम्ल क्या है, पहली बात, अमीनो अम्लों के वर्गीकरण में पहला ग्रुप आर समूह जिसमें ध्रुवीय प्लस आवेश वाला था, इसको 2 पार्टों में हमने बांटा, क्षारीय अमीनो अम्ल और अम्लीय अमीनो अम्ल। क्षारीय वो वाले जिनमें एल्काइल ग्रुप के साथ अतिरिक्त रूप से क्या जुड़ा होता है, एक अमीनो ग्रुप और जुड़ा होता है, जिसके कारण उन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उन्हें कहते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल। उदाहरण क्या है, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। इनमें सबसे क्षारीय कौन सा होता है, आर्जिनिन। सबसे कम क्षारीय कौन सा होता है, हिस्टिडीन। ठीक हो गया। अच्छा, इसी में सेकंड, यानी ग्रुप तो यही है, इसी में जो सेकंड होगा, ठीक है, इसी का सेकंड मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे दूसरा मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया अम्लीय अमीनो अम्ल। अम्लीय अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो अम्ल क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, जल में घुलनशील है, ये तो पोलर से ही हो गया। ठीक है, ये मैंने जनरल संरचना इसकी बनाई ऐसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा, NH3 पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होना है। लेकिन एल्काइल ग्रुप के साथ एक जो ये एसिड है नेगेटिव वाला, ये और एक्स्ट्रा अगर क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर क्या है, यहाँ पे तो एल्काइल ग्रुप के साथ क्या हो रहा था, एक प्लस वाला अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था, एल्काइल के साथ क्या था, वो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अम्लीय अमीनो अम्ल में, कि ऊपर जो है एल्काइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक एसिड वाला नेगेटिव वाला और जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए आप, COO नेगेटिव वाले कितने हो गए, 2 हो गए, और जो पॉजिटिव वाला है NH3 पॉजिटिव वाला, ये कितना है, 1 है। यानी नेट चार्ज जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरीके वालों को बोलेंगे अम्लीय अमीनो अम्ल। क्या बोलेंगे, अम्लीय अमीनो अम्ल कह देंगे उन्हें। ठीक हो गया। यानी कि आपसे कोई बोले कि अम्लीय अमीनो अम्ल क्या होता है, तो हम बोलेंगे जिसमें एल्काइल समूह के साथ अतिरिक्त रूप से क्या आ गया हो, एक एसिड COO नेगेटिव जुड़ गया हो, तो उसे अम्लीय अमीनो अम्ल कहते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे बता रहा हूं मैं अम्लीय अमीनो अम्ल के एग्जाम्पल। अब देखिए 3 तो यहाँ हो गए, 20 में से 3 तो यहाँ पे आ गए, कौन सा, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन।
ठीक है, ये तो क्षारीय में आ गए। और दो जो आते हैं, एक तो है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, इसका नंबरिंग डाल रहा हूं मैं, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगी 4, 3 वहां हो गए थे। एस्पार्टिक एसिड जो है चौथे नंबर का है, ठीक है। 5 नंबर पे जो होगा वो हो जाएगा कौन सा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये कैसे हैं, ये अम्लीय, एसिड भी दिख रहा होगा आपको नाम के आगे, तो ये अम्लीय है, पोलर है प्लस कैसे हैं, अम्लीय। और चार्ज कौन सा है इन पे, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इनमें क्या है COO नेगेटिव जुड़ा हुआ है, एक एक्स्ट्रा अम्लीय ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो हो गया एस्पार्टिक एसिड हो गया, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो ये एस्पार्टिक एसिड, इसका एक नाम और आपको बुकों में देखने को मिलेगा, एस्पार्टिक एसिड लिखा होगा, या फिर इसे जो लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एस्पारेट, इस ढंग से लिखा होगा, ठीक है, एस्पारेट इस ढंग से इसे लिखा रहता है। और जो ये ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, इसे भी ग्लूटामेट लिखा रहता है, एक ही बात होगी, ठीक है, इसी का नाम है, ग्लूटामेट लिखा होगा कई जगह, ग्लूटामेट। तो ये हो गया, ये एक आधार हुआ। आधार में ये पहला समूह हुआ आर समूह, जिसमें क्या था, ध्रुवीय प्लस आवेश वाले थे चार, और इनके टोटल अंतर्गत कितने आ गए, 5 आ गए, ठीक है, 5 आ गए। कौन कौन से, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, ये तो थे कैसे वाले, अम्लीय वाले। और इसके बाद जो आए एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, या एस्पारेट और ग्लूटामेट, ये दोनों कैसे हो गए, क्षारीय वाले हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, इतनी बात आपको समझ में आ गई, अम्लीय क्षारीय इसमें समझ में आ गया होगा आपको कि अम्लीय क्षारीय क्या है। अम्लीय वो है जिसमें एक एक्स्ट्रा एल्काइल शुरू में COO नेगेटिव एक्स्ट्रा जुड़ जाए, और क्षारीय वो है जिसमें कि क्या हो, एक NH3+ जो है एक्स्ट्रा जुड़ जाए, वो क्या है, क्षारीय है, ठीक है। अब देखिए यहां से एक चीज, वर्गीकरण के आपको ऐसे नोट्स बनाने, अब बाद में आप देखोगे इससे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आसानी से टिक हो जाने चाहिए। जब आप इस वर्गीकरण को सही से समझ लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन टिक हो जाएंगे अमीनो एसिड के विषय में। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, और इसमें फर्स्ट जो हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि आर समूह जो है वो कैसा हो, ध्रुवीय प्लस आवेश। और इसके अंतर्गत क्या हुआ, हमने पढ़े 5, पहले नंबर पे हमने पढ़ा आर्जिनिन, ठीक है। आर्जिनिन के बाद क्या था, हिस्टाडीन, आर्जिनिन था, हिस्टाडीन था, फिर क्या था, लाइसिन, ठीक है। इसके बाद था एस्पारेट, एस्पार्टेट, ठीक है, और दूसरा ग्लूटामेट। ये 5 थे, इनमें से ये 3 जो थे ये कैसे थे, ये थे क्षारीय, बेसिक, चार्ज कैसा था इन पे, पॉजिटिव। इनमें से ये 2 कैसे थे, एसिड। देखिए इनमें क्या होता है कि अगर वो नाम ऐसा आपको दे, यानी एस्पार्टिक एसिड, तो इसमें नाम से पता लग जाता है। तो एस्पार्टिक एसिड की जगह एस्पारेट और ग्लूटामेट इन शब्दों का यूज ज़्यादा मिलेगा, ठीक है आपको, क्योंकि उनसे पूरा पता लग जाता है। ये दोनों एसिड थे और इन पे चार्ज कैसा था, नेगेटिव था, क्योंकि COO नेगेटिव एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था। इतनी बात हमने पढ़ी पहले ग्रुप में, यानी पहले ग्रुप में जो ध्रुवीय प्लस आवेश वाले थे, यानी जल में घुलनशील और जिनमें कुछ ना कुछ आवेश था पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उनमें आ रहे थे कितने, 5, 20 में से 5 यहाँ पे आ गए। अब देखिए दूसरा, ये तो फर्स्ट था केवल आर समूह ध्रुवीय प्लस आवेश वाला। अब दूसरा देखिए, दूसरी श्रेणी देखिए इसके अंतर्गत, ठीक है। अब दूसरी श्रेणी आपको देखनी है, यहीं पे मैं आपको दूसरी श्रेणी में बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक बड़े पेज पे जो चारों वर्गीकरण है वो एक साथ बना लेने हैं बाद में, जिससे क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव वो एक उस टेबल के अंदर से सारे टिक हो जाएंगे। ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए दूसरा सेकंड विभाजन, जिसमें आर समूह, जिसमें क्या हो, आर समूह ध्रुवीय हो
प्लस अनचार्ज्ड, यानी सेकंड वैसा जिसमें कि एल्काइल समूह ऐसा होगा जो ध्रुवीय तो होगा यानी पोलर तो होगा, जल में घुलनशील तो होगा, लेकिन अनचार्ज होगा यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, जिसपे क्या हो, कोई आवेश ना हो। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ठीक है, इसके अंतर्गत 5 अमीनो अम्लों को शामिल किया जाता है जो ध्रुवीय और अनचार्ज होते हैं, यानी छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 10 तक हमने दूसरे विभाजन में पढ़ने हैं। ठीक है, छठा कौन सा होता है? सीरीन, SERINE, सीरीन। ठीक हो गया, सीरीन। एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा होता है? थ्रियोनीन, थ्रियोनीन, सीरीन, थ्रियोनीन। ठीक है, फिर आएगा एस्परजीन, एस्परजीन। अगला होता है ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन। और 10 नंबर पे जो होता है वो होता है कौन सा? सिस्टीन, सिस्टीन, EINE। ठीक है, सिस्टीन। तो कौन कौन से आ रहे हैं इसमें? जो ध्रुवीय हैं लेकिन उन पर कोई आवेश नहीं है, यानी ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। एक तो आ रहा है सीरीन, एक आ रहा है कौन सा? थ्रियोनीन, और एक है कौन सा? एस्परजीन, ग्लूटामाइन, और कौन सा? सिस्टीन। ठीक है, तो ये जो आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ध्रुवीय प्लस अनचार्ज के अंतर्गत आते हैं। जल में घुलनशील तो ये है। अब इनमें से देखिए जो सीरीन और कौन सा है? थ्रियोनीन है। सीरीन और थ्रियोनीन जो है इसमें क्या होता है? एल्काइल ग्रुप के साथ जो जुड़ा होता है वो OH जुड़ा होता है, जिसको हाइड्रोक्सिल समूह हम कहते हैं। सीरीन और थ्रियोनीन में क्या होता है? जल में घुलनशील है, तो इसमें एल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। किसमें? सीरीन और किसमें? थ्रियोनीन में। ठीक है, इसके बाद जो है दो, यानी एस्परजीन और ग्लूटामाइन, इन दोनों में क्या होता है? इनमें R ग्रुप के साथ CONH2 जुड़ा होता है। R ग्रुप की जगह क्या होगा? CONH2। और CONH2 को क्या कहते हैं? एमाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइड ग्रुप, एमाइड। ठीक है, इसे एमाइड ग्रुप कहा जाता है। CONH2 इनमें जुड़ा होता है। और जो सिस्टीन है, सिस्टीन के बारे में आपको केवल इतना याद रखना है कि ये आगे मैं बताऊंगा भी आपको कि इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, सल्फर उपस्थित होता है। सिस्टीन की संरचना में क्या है? सल्फर प्रेजेंट है। देखिए अब दूसरा विभाजन, जो पहला विभाजन क्या बताया मैंने? ध्रुवीय और आवेश वाले, जिसको बेसिक और एसिड में बांटा गया था। 3 बेसिक में आ रहे थे, 2 एसिड में आ रहा था। R समूह ध्रुवीय प्लस अनचार्ज वाले, यानी जिनमें कोई चार्ज नहीं आएगा, तो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं है। ध्रुवीय किस वजह से हैं? तो एक तो सीरीन और थ्रियोनीन इसलिए क्योंकि इनमें क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। आर्जिनिन जो है, एस्परजीन जो है, और ग्लूटामीन जो है, ये किस लिए? क्योंकि इसमें एमाइड ग्रुप जुड़ा है। और सिस्टीन में क्या होता है? सल्फर प्रेजेंट होता है। ये दूसरा विभाजन हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए तीसरा और चौथा विभाजन, और फिर ये टोटल 20 हो जाएंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इन दोनों से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? जैसे वो बनाएगा, जैसे ये 3 है, 3 विकल्प ये दे दिए, एक विकल्प जो दे दिया वो ग्लूटामेट दे दिया, और इनमें से वो बोलेगा निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल अम्लीय आवेश वाला है? निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल अम्लीय आवेश वाला है? ऑप्शन दे दिया आर्जिनिन, हिस्टडीन, लाइसिन और ग्लूटामेट। तो आपको क्या टिक करना है? ग्लूटामेट। ठीक है, ग्लूटामेट जो होगा वो कैसा होगा? एसिड वाला होगा। वैसे ही यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल है, या फिर इस दोनों वर्गीकरण के बीच में अगर क्वेश्चन पूछना है तो इनमें से कौन सा वर्गीकरण है जो पोलर और अनचार्ज है? ठीक है, ऐसा अमीनो अम्ल जो पोलर है पर अनचार्ज है। तो 3 ऑप्शन यहाँ से दे सकता है, 1 ऑप्शन इनको ले सकता है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। या इनके अंदर से क्वेश्चन बनाना तो बोलेगा इनमें से किसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, तो आप क्या कर दोगे? सिस्टीन। या फिर बोलेगा एमाइड ग्रुप से कौन से जुड़े होते हैं, तो एस्परजीन और ग्लूटामाइन। या फिर बोलेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसमें जुड़ा होता है, तो सीरीन और थ्रियोनाइन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे से याद रखना है। इतने क्वेश्चन सारे इसी टेबल से क्वेश्चन बनने। अब तीसरा और चौथा वर्गीकरण भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इन 20 से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप ऑब्जेक्टिव देखोगे अमीनो एसिड के कठिन से कठिन टीजीटी के पेपर में इसी से बने होते हैं। तो वहाँ पे हम ये नहीं समझ पाते कि ये कौन सा हमें अम्लीय पूछ रहा, कौन सा क्षारीय ये पूछना चाह रहा है, या OH ग्रुप या NH2 ग्रुप या सल्फर प्रेजेंट वाला क्वेश्चन क्या है, यही टेबल से आपको सीखने। तो 2 तो मैंने बता दिया। अभी तक कितने हो चुके? 2 में 10।
दो समूह कौन से थे, एक आर समूह जो था वो था ध्रुवीय प्लस आवेश वाला और इसमें ध्रुवीय प्लस अनचार्ज वाला। अब देखिए दो और विभाजन और ये टोटल 20 इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी के अंदर वर्गीकरण के अंतर्गत आर समूह के वर्गीकरण में 2 आर समूह और आने वाले हैं डिफरेंट। अब देखिए यहां पे तीसरी कैटेगरी, इसमें तीसरी कैटेगरी क्या होगी, जिसमें आर समूह जो होगा वो एरोमेटिक वलय से जुड़ा होगा, एरोमेटिक वलय से। एरोमेटिक वलय क्या होती है, आपने बेंजीन की संरचना देखी होगी, इस टाइप की जो संरचना रहती है तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक वलय। यानी आर ग्रुप के साथ ऐसा एरोमेटिक वलय क्या होगा, जुड़ा हुआ है अगर, तो उसको हमने तीसरे में डाल दिया। इनको एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहते हैं, या फिर एरोमेटिक वलय के साथ जो आर ग्रुप जुड़ा है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये भी चीज आपको याद रखनी है, जो एरोमेटिक से जुड़े होते हैं जो भी, ये जल में कम घुलनशील होते हैं। घुलनशील तो होते हैं, मना नहीं कर सकते आप, ये नहीं बोल सकते कि ये पोलर नहीं होते। बस एरोमेटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम घुलनशील होते हैं। यानी पोलर हैं ये, पोलर तो है ये, कम घुलनशील है लेकिन, और दूसरी बात की इनमें खास पहचान क्या है कि इनमें एल्गाइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ी हुई है, एरोमेटिक वलय जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसकी क्या है, खास पहचान है, तीसरी कैटेगरी हो गई। अच्छा, इस कैटेगरी के अंतर्गत जो है कौन कौन से इसके एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल 10 तो वहां हो गए, नंबरिंग शुरू होगी कितने से, 11वें से, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो आने 3 नाम आने, तो हम इसको 11, 12 और 13 तक इसमें आ जाने। तो 11, 12, 13 को जब हम देखते हैं तो पहला जो आता है वो आता है फिनाइल, फिनाइल एनालिन, फिनाइल एनालिन, ये इसके अंतर्गत आएगा। फिनाइल से आपको पता ही लग रहा होगा एरोमेटिक संरचना के भी शब्द हैं। ट्रिप्टोफेन, ठीक है। अगला आ जाएगा कौन सा, TRY, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एनालिन, ट्रिप्टोफेन, और अगला आएगा ट्राइसिन, टायरोसिन, सॉरी टायरोसिन। 3 आ गया इसके अंदर, फिनाइल एनालिन, ट्रिप्टोफेन और कौन सा, टायरोसिन, ठीक हो गया। ये 3 कैसे कैटेगरी में आ गए, जो किससे जुड़े हैं, एरोमेटिक वलय से जुड़े हैं। अब देखिए चौथा विभाजन, 13 तक यहाँ पे आ गए, बाकी 7 उसमें आ जाने, वो 20 पूरे हो जाने हमारे अमीनो अम्ल। देखिए चौथा जो है वर्गीकरण, इसमें आर समूह जो है, इसमें आर समूह जो होता है, इसकी खास बात ये होती है कि नॉन पोलर होता है, यानी अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय, ये अलग ही पहचान आ गई, अध्रुवीय यानी कि जो जल में घुलनशील नहीं होगा, नॉन पोलर, ये इसकी खास पहचान है। जबकि अभी तक तीनों जो थे वो पोलर थे। पहला वाला आया था पोलर प्लस आवेश वाला, दूसरा आया था पोलर तो था लेकिन उसमें आवेश रहित था, और तीसरा वाला आया था कि वो जल में कम घुलनशील था, प्लस उसकी खास पहचान थी कि उसमें एरोमेटिक रिंग थी। और इसकी तो बिल्कुल ही अलग पहचान है कि ये अध्रुवीय है, अध्रुवीय यानी जल में घुलनशील ही नहीं है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, 13 के आगे हम शुरू करेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। अब 20 के नाम आपके सामने आने वाले हैं। एक होगा ग्लाइसिन, 14 नंबर पे क्या आएगा, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन आएगा। फिर आएगा वैलिन, ग्लाइसिन, फिर आएगा वैलिन, फिर अगला जो आएगा वो आएगा ल्यूसिन। जो मैंने शुरुआत में बताया था वो लाइसिन था, ये क्या है, ल्यूसिन है, ठीक है, ल्यूसिन आएगा। फिर आएगा आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन आया, आइसोल्यूसिन, मिथायोनिन, मिथायोनिन, ठीक है, मिथायोनिन में भी सल्फर होता है, ये बात याद रखना, आगे मैं बताऊंगा भी आपको, इसमें भी सल्फर होता है। अच्छा, प्रोलिन, ठीक है, 19 पे आ गया प्रोलिन, और 20 पे आ गया एलानिन, एलानिन।
तो ये 20वें नंबर पर आपका आ गया है एलानिन। और इस तरीके से आपके क्या हो गए, 20 अमीनो अम्ल जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, वो 20 अमीनो अम्ल आ चुके हैं आपके सामने, जिनको हमने कितनी कैटेगरी में बांटा, 4 कैटेगरी में। किस आधार पे, आर जो एल्काइल समूह है उसके आधार पे, ठीक हो गया। उसके आधार पे हमने क्या किया, इनको ऐसे 4 ग्रुप में हमने बांटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन्हें बांट दिया। अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ें देखनी है। अब इनके नाम हमने देख लिए, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, निम्न में से कौन सा अध्रुवीय अमीनो अम्ल है, कौन सा जो है ऐसा है जो ध्रुवीय है प्लस क्या है, आवेश वाला है, कौन सा ऐसा है जो ध्रुवीय है लेकिन आवेश वाला नहीं है, कौन सा ऐसा है जो ध्रुवीय है प्लस उसमें क्या है, एरोमेटिक वलय जुड़ी हुई है, प्लस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कैसे कैटेगरी में। तो इस जब आप ये टेबल चारों बना लोगे तो इससे वो क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि हम क्या इन 20 के विषय में आप पढ़ें, ठीक है, नाम तक याद करना तो ठीक है, वर्गीकरण ठीक है, लेकिन इन सब की संरचना कि कैसे दिखता है, फिनाइल एनालिल कैसा है, ट्रिप्टोफेन कैसा है, सबके विषय में आपको नहीं पढ़ना है, सबकी संरचना नहीं आती है। एग्जाम की दृष्टि से जो अमीनो एसिड जिनकी संरचना पूछी जाती है इन 20 में से वो कुछ ही जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, उनके विषय में हमें बात करनी है, ठीक है। इनमें से मैं आपको केवल जो बताने वाला हूँ 5 की संरचना बताने वाला हूँ, और वो 5 की संरचना ही आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी में भी केवल 5 की संरचना होगी, उसी में आएगा, बाकी जो है संरचनाएं आपको नहीं पढ़नी है। इनमें से कितने की संरचना कम से कम पढ़नी है, 5 की संरचना आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ से आगे मैं बता रहा हूँ, इतने नाम तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब जैसे आप बोलोगे एक नाम वो भी सुना मैंने अमीनो एसिड का, तो मैं मना नहीं कर रहा कि अमीनो एसिड और नहीं होते, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले ये हैं। 2 एक्स्ट्रा जो खोजे गए उनके बारे में भी बताऊंगा। उनके अलावा भी अमीनो एसिडों के नाम होते हैं, लेकिन वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हेडिंग आपको बनानी है महत्वपूर्ण अमीनो एसिड, महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल। कैसे महत्वपूर्ण, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे मैं ऐसा महत्वपूर्ण नहीं कोई यूजेस वगैरह के हिसाब से नहीं, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उस आधार पे आपको बता रहा हूँ, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जिनकी संरचना के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इनमें से पहला जो है वो है ग्लाइसिन। कौन सा, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, जिसके विषय में आपको पता रखना है। ग्लाइसिन के बारे में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि सबसे सरल अमीनो अम्ल, सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा है, यानी कि वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड पूछेगा, ठीक है, सिंपलेस्ट। तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड आपसे पूछेगा तो उसका आंसर क्या होने वाला है, ग्लाइसिन। अब सिंपलेस्ट क्यों होता है इसमें, सिंपलेस्ट इसे क्यों कहते हैं, सिंपलेस्ट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आर मिथाइल ग्रुप की जगह जो होता है, एल्काइल ग्रुप की जगह जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। सिंपलेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप की जगह क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन। यानी इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी संरचना ऐसी होगी कि ये अल्फा कार्बन आ गया बीच में, नीचे हाइड्रोजन तो होता ही है, यहाँ पे COOH होता ही है, यहाँ पे NH2 ग्रुप भी होता ही है। अब ये बोल रहा है कि एल्काइल ग्रुप की जगह पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इस टाइप की संरचना किसकी होगी, ग्लाइसिन की। और इस संरचना के कारण इसे क्या कहा जा रहा है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कहा जा रहा है, सबसे सरल अमीनो अम्ल। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा है, ग्लाइसिन। या फिर इसकी संरचना दे दो कि ग्लाइसिन की संरचना कौन सी है, तो ग्लाइसिन आप कौन सा टिक करोगे, जिसमें एल्काइल ग्रुप की जगह कौन सा जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और ये वाली संरचना आपको एनसीईआरटी में भी मिलने वाली है, और इसलिए पेपर में इसका महत्व काफी है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो 4-5 संरचना है उनमें ग्लाइसिन की संरचना भी दी हुई होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक हो गया। दूसरा देखिए, आप इस बात को आप समझ गए होंगे, सिंपलेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप की जगह क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कहते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। सेकेंड देखिए, एलानिन, जो सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था, एलानिन, NINE, एलानिन, ठीक है। इसकी बात करते हैं, एलानिन। एलानिन की संरचना में क्या होता है कि इसमें एल्काइल ग्रुप की जगह जुड़ा होता है CH3, जिसको कहते हैं मिथाइल,
मिथाइल। एल्काइल ग्रुप की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल होगा। यानी इसकी संरचना कैसे होगी, तो बीच में ये वाला अल्फा कार्बन होगा, नीचे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे COOH होगा, यहाँ पे NH2 होगा, ठीक है, अमीनो ग्रुप होगा, और यहाँ पे जुड़ा होगा CH3 जुड़ा होगा, यानी मिथाइल ग्रुप। ऐसे संरचना पूछे कि ये कौन सा अमीनो एसिड है, तो आपको क्या करना है, एलानिन। कौन सा है, एलानिन। इसमें कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप। और ये वाली संरचना भी आपको किस में मिल जाएगी, NCERT में मिल जाएगी, इसलिए पेपर की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट हो गई। ये भी कौन सी, एलानिन की संरचना है, इसमें कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल, ठीक है। अच्छा, तीसरा देखिए आप, 5 संरचनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है याद रखनी। तीसरे देखिए, सीरीन, SENE, सीरीन। सीरीन जो है, इसमें क्या होता है, इसमें एल्काइल ग्रुप की जगह जो जुड़ा होगा, ये जुड़ा होगा CH2OH। क्या जुड़ा होगा, CH2OH जुड़ा होगा। तो इसकी संरचना किस प्रकार से हो गई, ये अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे COOH हो जाएगा, यहाँ पे अमीनो ग्रुप हो जाएगा NH2, और यहाँ पे जुड़ा होगा CH2OH। और ये संरचना भी मैंने बताया NCERT में आपको मिलेगी, इसलिए आपको ये संरचना भी ध्यान रखनी है। संरचना से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसकी संरचना है, तो आपको करना है, ये क्या है, सीरीन। अगर कौन सा जुड़ा होगा, CH2OH ग्रुप दिख रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, सीरीन। अगर ऊपर हाइड्रोजन दिख रहा है तो क्या टिक करना है, ग्लाइसिन। और अगर आप CH3 दिख रहा है तो क्या करना है, एलानिन, ठीक है, उसे क्या करना है, एलानिन, उसे एलानिन टिक करना है। अच्छा, चौथा देखिए, इसमें ये संरचना भी आ गई होगी समझ में, ग्रुप याद रखना है बस, ठीक है। चौथा जो जिसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है संरचना में, वो है ट्रायोसिन। कौन सा है, टायरोसिन, टायरोसिन, SINE, टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन। टायरोसिन में क्या होता है, टायरोसिन में क्या होगा कि R ग्रुप में क्या जुड़ा होगा, R ग्रुप की जगह पे क्या होगा, इस ढंग से होगा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए आप, इससे पहले मैंने सीरीन बताया, सीरीन में मैंने क्या बताया आपको कि उसमें एल्काइल ग्रुप में क्या जुड़ा होगा, CH2OH। इसमें भी CH2OH है, लेकिन इसमें CH2OH जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, रिंग के साथ, ये अंतर है इसमें, ठीक है। जो ये टायरोसिन है, इसमें रिंग भी है, CH2OH आए केवल कि CH2OH जुड़ा है तब तो सीरीन की संरचना है, लेकिन रिंग के साथ CH2OH अगर जुड़ा है तो कौन सी संरचना है, टायरोसिन है, तब कौन सा है, टायरोसिन है, अगर रिंग भी जुड़ी हुई है तो इसकी संरचना जो हो जाएगी वो किस प्रकार से हो जाएगी, देखिए यहाँ पे टायरोसिन की संरचना को मैं आपको बता रहा हूँ। टायरोसिन की संरचना इस प्रकार से बनेगी, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। बीच में तो आएगा अल्फा कार्बन, इधर आएगा COOH, नीचे आएगा हाइड्रोजन, ठीक हो गया, नीचे हाइड्रोजन आ गया, इधर होगा NH2, और देखिए ऊपर से कैसी होगी इसकी संरचना, किस तरीके से जुड़ेगा ये, यहाँ पे होगा CH2, ठीक है, कैसा होगा, CH2 होगा, और यहाँ C से जुड़ी हुई होगी कौन सी रिंग, ये एरोमेटिक रिंग, और यहाँ पे लगा होगा OH। तो ये वाली संरचना हुई किसकी, टायरोसिन की। किसकी संरचना हो गई, टायरोसिन की। इसमें बस अंतर सीरीन और इसमें इतना है, सीरीन में CH2OH होता है लेकिन रिंग उपस्थित नहीं होती बीच में, ठीक है, डायरेक्ट CH2OH जुड़ा हुआ होता है। और जब हम टायरोसिन की बात करते हैं तो इसमें बीच में क्या होती है, एरोमेटिक रिंग भी होती है, वलय भी होता है, वलय के साथ जुड़ा हुआ अगर हो तो तब कौन सा हो गया, टायरोसिन हो गया, ठीक है। नंबर 5 पे देखिए, नंबर 5 पे आपको देखना है सिस्टीन। किसकी संरचना, सिस्टीन की, SYSTEINE, सिस्टीन, ठीक है। इसकी संरचना देखते हैं हम, इसमें क्या होता है, इसमें R ग्रुप की जगह पे यानी एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, CH2SH, ये जुड़ा होगा। S जो है थायो ग्रुप है, लेकिन ये S का मतलब यहाँ पे सल्फर है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सिस्टीन में क्या होता है, सल्फर उपस्थित होता है, S4 यहाँ पे क्या है, सल्फर है। ये पूरा जो है थायो ग्रुप हो गया। अब देखिए यहाँ पे संरचना किस प्रकार से बनेगी इसकी, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा,
इधर से COOH हो जाएगा, नीचे एक हाइड्रोजन जुड़ना है, इधर NH2 जुड़ना है, और ऊपर से किस टाइप से जुड़ा होगा, ऊपर से जो होगा ऐसे CH2 और यहीं से ऊपर क्या होगा SH जुड़ा होगा। ठीक हो गया। इस टाइप की संरचना SH ग्रुप के साथ आए CH2SH की, तो ये क्या कहलाएगी, सिस्टीन कहलाएगी। ठीक है, सिस्टीन की संरचना इस प्रकार से हो गई। कुल मिला के जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, वो 5 चीज़ें बताई, वो क्या हैं, उसको अगर एक ही टेबल में हम लिखें तो क्या मैंने आपको 5 चीज़ें बताई, इनके बारे में संरचनाओं के विषय में कैसे याद रख सकते हो आप। देखिए, एक मैंने इसमें बताया आपको ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में केवल मैंने एक बात आपको बताई कि इसमें R की जगह पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यानी ऊपर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। फिर मैंने बताया था एलानिन। एलानिन जो है, इसमें मैंने बताया कि R की जगह पे क्या होगा, मेथाइल ग्रुप होगा। R की जगह पे क्या था, मेथाइल ग्रुप था। फिर एक मैंने आपको सेरीन भी बताया। जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या जुड़ा होगा, CH2OH जुड़ा होगा, CH2OH। ठीक हो गया। इसके अलावा मैंने चौथे नंबर पे आपको बताया कि अगर CH2OH जो है रिंग के साथ जुड़ा है तो कौन सा था, टायरोसिन। टायरोसिन में क्या था, R की जगह पे क्या था, CH2 और साथ में इस टाइप की रिंग थी, और ये OH अगर जुड़ा है तो ये किसकी थी, ट्रायोसिन की संरचना है। और 5 नंबर पे जो बताया वो कौन सा बताया, सिस्टीन बताया। और इसमें मैंने आपको बताया कि क्या होगा, R के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, सिस्टीन की संरचना में CH2SH यानी सल्फर उपस्थित है। ये 5 संरचनाएं आपको ध्यान रखनी है इन्हीं संरचनाओं से, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा संरचनाएं नहीं पढ़ सकते। कारण इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बायोमोलिकुल केवल एक टॉपिक है जिसमें कि हमने 4-5 चीज़ें अभी पढ़नी है। अभी तो हम केवल प्रोटीन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और आने क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन ही आने। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वो 3-4 क्वेश्चन ही बनने, और ऐसे हर यूनिट से बनने। सेल बायोलॉजी से 3-4 ही क्वेश्चन बनेंगे। आपको सेल के माइटोकॉन्ड्रिया बहुत चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, 3-4 क्वेश्चन ही बनेंगे। जेनेटिक्स से 3-4 क्वेश्चन ही बनेंगे। ठीक है, इकोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन ही बनेंगे, क्योंकि क्या है, यूनिटें कई सारी, उनमें से आपको कई यूनिटों पे अच्छी पकड़ अगर आपने बना ली तो कुछ नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और साइंस में जो है एक नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व है टोटल में। ठीक है, क्योंकि टोटल करने में क्या है, एक नंबर का महत्व आएगा कि आप उससे गलत ना करो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये 5 संरचनाएं आप याद रख लो। 20 आप रखोगे भी याद, अगर ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप उनको क्या है, भूल सकते हो, क्योंकि डाटा भी बहुत सारा बचा हुआ है याद करने के लिए। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ से इन चीज़ों के विषय में बता दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक डाउट वाला क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। ठीक है, क्या है वो क्वेश्चन, देखिए, ऐसा अगर वो बोले कि अमीनो अम्ल जिनमें सल्फर उपस्थित है, अमीनो अम्ल जिनमें क्या होता है, सल्फर उपस्थित होता है, तो ऐसे 2 अमीनो अम्ल मैंने बताया आपको। एक तो यही है सिस्टीन, और दूसरा जो था इसके अलावा वो मैंने बताया था मिथायोनिन। कौन सा था, मिथायोनिन। अब 2 हैं। ठीक है, 2 होते हैं तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है कि सिस्टीन और मिथायोनिन है। तो यहाँ पे डाउट क्या है, डाउट ये है कि जब मैंने वो वर्गीकरण आपको बताया, यानी 4 वर्गों में जब बांटा, तो उसमें मिथायोनिन जो था ये तो नॉन पोलर वाले में आ रहा था, अध्रुवीय में, लास्ट वाले में आया होगा। जबकि ये सिस्टीन जब आया ये शुरुआतियों में आ गया होगा, यानी ध्रुवीय में आया। दोनों में सल्फर उपस्थित है, सिस्टीन में भी है लेकिन उसका सल्फर जो है वो ध्रुवीय है, पोलर है, जबकि जो है मिथायोनिन का क्या होता है, अध्रुवीय होता है। अब यहाँ से कारण आपसे वो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछे भी तो मिथायोनिन में आपको याद रखना कारण, वैसे कारण नहीं आएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है वो आपसे कि कई बार तो ये हो सकता है कि वो आपको ये बोले कि अमीनो अम्ल जिनमें सल्फर उपस्थित होते हैं 2 नाम देते, ए और बी दोनों ऑप्शन आपको दे दे कि सिस्टीन और मिथायोनिन। हो सकता है दोनों में से एक ऑप्शन दे, लेकिन हो सकता है इससे आगे जाके वो आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल है जिनमें ध्रुवीय सल्फर उपस्थित होता है। जिनमें क्या होता है, ध्रुवीय सल्फर उपस्थित होता है, वो सिस्टीन ही आंसर होगा फिर। और जिनमें अध्रुवीय सल्फर उपस्थित होता है उसका आंसर क्या होगा, मिथायोनिन ही होगा। अब बात आती है कि
जो ये मिथायोनिन है इसका सल्फर अध्रुवीय क्यों होता है? तो यहाँ पे केवल कारण तो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन कारण आपको ये याद रखना है कि मिथायोनिन जो है इसकी संरचना में जो सल्फर जुड़ा होता है वो थायोएस्टर ग्रुप से जुड़ा होता है। सल्फर किससे जुड़ा होता है, किसका मेंबर होता है सल्फर? मिथायोनिन की संरचना में थायोएस्टर ग्रुप का मेंबर होता है, और थायोएस्टर ग्रुप जो होता है वो अध्रुवीय होता है। इसकी वजह से उसका सल्फर क्या होता है? अध्रुवीय होता है। कारण वो आपसे पूछेगा नहीं, संरचना आपको मिथायोनिन की याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि मिथायोनिन का सल्फर जो होता है वो अध्रुवीय क्यों होता है? क्योंकि वो जिस थायोएस्टर ग्रुप से संबंधित होता है वो थायोएस्टर ग्रुप क्या होता है? अध्रुवीय होता है। उसकी वजह से ये सल्फर भी क्या होता है? अध्रुवीय होता है। ठीक हो गया, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। और जनरली पूछेगा तो दोनों नाम में, ध्रुवीय अध्रुवीय पूछेगा तो ध्रुवीय सिस्टीन में और अध्रुवीय किसमें? मिथायोनिन में। तो ये वर्गीकरण हो गया। अब देखिए और क्वेश्चन कौन सा बनेगा यहाँ से, देखिए और क्वेश्चन कौन से यहाँ से बनते हैं अमीनो एसिड से। जब इस वर्गीकरण को आप बढ़िया अच्छे से पढ़ लोगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्जेक्टिव टिक करने में मजा आएगा, वरना अमीनो एसिड में क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव टिक करने में कई सारे क्वेश्चन अटक जाते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, वो बोलेगा कौन सा अमीनो अम्ल है जो प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बनाता है। पेप्टाइड बंध नहीं बनाता है। तो अमीनो अम्ल जो प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बनाता है वो कौन सा है? ठीक है, यहां से एक दो क्वेश्चन बनेंगे आपको। देखो अमीनो अम्ल, इसका आंसर क्या होगा? जो प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बना रहा है, क्योंकि ये सीधी सी बात है कि अमीनो अम्लों ने किससे जुड़ना है? पेप्टाइड बंध से, तब प्रोटीन का निर्माण होना है। लेकिन एक अमीनो एसिड ऐसा है जो प्रॉपर ढंग से क्या नहीं बनाता? पेप्टाइड बंध। कौन सा है वो? प्रोलीन। कौन सा है? PROLINE, प्रोलीन। कौन सा है? प्रोलीन। अब प्रोलीन जो है वो क्यों नहीं बनाता है, ये कारण आएगा। प्रोलीन की संरचना याद नहीं करनी है आपको, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि ये इसकी संरचना है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे NH2 हो गया। अब क्या होता है जनरली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पेप्टाइड बंध जो बनता है वो इस तरीके से बनता है कि इधर वाले अमीनो अम्ल का तो होगा COH और इधर से होगा NH2, इनके बीच में तो बनना है, तभी तो पेप्टाइड बंध क्या था? वो इस टाइप का था, इस टाइप का बनना है ना पेप्टाइड बंध। तो इधर से क्या है? इस वाले ग्रुप में बनना है। लेकिन क्या होता है प्रोलीन की संरचना में, क्या होता है कि इसका अमीनो ग्रुप जो होता है वो इस तरीके से जुड़ा होता है। इसमें कई सारी ऐसे CH2 इनके साथ ये क्या होता है? मर्ज होता है। इसकी वजह से क्योंकि इस टाइप की संरचना इसके अमीनो ग्रुप में आ जाती है, इसकी वजह से प्रॉपर क्या नहीं बना पाता है? पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना पाता है। कौन? प्रोलीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया कि प्रोलीन क्योंकि क्या नहीं बना पा रहा है? प्रॉपर क्या नहीं बना पा रहा है? पेप्टाइड बंध। तो औरों को तो हम अमीनो एसिड बोल रहे हैं, इसको बोल देते हैं इमाइनो एसिड। प्रोलीन को क्या बोलते हैं? इमाइनो। ऐसा भी आ जाएगा निम्न में से किस अमीनो अम्ल को इमाइनो एसिड के नाम से जाना जाता है। या फिर क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन सा अमीनो अम्ल प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बनाता है? आंसर क्या होगा? प्रोलीन हो जाएगा, क्योंकि इसकी संरचना में अमीनो ग्रुप के साथ इस टाइप से क्या होते हैं? जो मेथिल या इस टाइप के और कंपाउंड जो होते हैं इस तरीके से जुड़ जाते हैं और वो प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना पाता है। ठीक हो गया, ये बात भी आपकी क्या होनी है? क्लियर। ये क्वेश्चन भी आप समझ गए। सबसे सरल जो मैंने बताया क्वेश्चन पहला, सबसे सरल जो है वो कौन सा है? ग्लाइसिन है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें सल्फर उपस्थित होता है तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, दो हैं, एक मिथायोनिन और एक सिस्टीन। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि अमीनो अम्ल जो प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बनाता है वो कौन सा है? प्रोलीन। और इसके कारण भी मैंने आपको बता दिया कि इस कारण से। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, कारण के साथ मैं बता रहा हूँ। आप कारण के साथ ही नोट्स बनाओ, उस कारण को लिखो भी आप ही, क्योंकि अभी आप देख रहे हो तो याद रहेगा, कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे। तो कारण के साथ ही नोट्स बनाओ, क्योंकि आपको अपने आप को ही वो चीज़ें क्या करनी है? समझानी है, याद रखनी है मेमोरी में। तो आप कारण भी लिख सकते हो साथ साथ में कि इसलिए, ठीक है, तो उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने बोला 20 अमीनो एसिड्स जो थे ये प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य रूप से क्या कर रहे थे? भाग ले रहे थे।
और इन्हें क्या कह सकते हैं, 20 अल्फा अमीनो एसिड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, 20 अल्फा, क्योंकि अल्फा कार्बन में है, और ये 20 जो अल्फा अमीनो एसिड है किस में यूज हो रहे हैं, प्रोटीन संश्लेषण में। प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त, प्रोटीन संश्लेषण में क्या हो रहे हैं, ये प्रयुक्त होते हैं 20 जो होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं 20 अल्फा अमीनो एसिड्स। इसके अलावा मैंने बताया कि आपको 21 और 22वां खोज दिया गया है, जो अब नई एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। 21 अमीनो अम्ल जो है, नाम इनके याद रख लो आप, 21 और 22 जो नए खोजे गए हैं उनके नाम क्या है। ठीक है, जो 21 में है इसका नाम है सेलिनो, SELENO, सेलिनोसिस्टीन, सेलिनोसिस्टीन, ये 21वें नंबर का हो गया। और 22 जो हो गया अमीनो अम्ल, जो नया खोजा गया है और नई बुक्स में आपको एनसीईआरटी में भी देखने को ये मिलेगा, इसका नाम क्या है, पायरोलाइसिन। ठीक है, इसका नाम है पायरोलाइसिन। तो पायरोलाइसिन और सेलेनोसिस्टीन, ये 21 और 22 नंबर के जो हैं ये। ठीक है, 21वें और 22वें नंबर पे कौन से हैं, सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। ठीक हो गया, ये जानकारी भी आपको समझ में आ गई। इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, बढ़िया से आपको टेबल बनानी है। एक दो बातें मैं आपको और बता दे रहा हूँ, थोड़ी केमिस्ट्री से जुड़ी हुई बात है। मैं केमिस्ट्री की बात केवल उतनी बता रहा हूँ अभी आपको जो बायोलॉजी में काम की है। ठीक है, बाकी जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं उतनी बात बता रहा हूँ जिसका केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में यूज है, केवल उतनी केमिस्ट्री। देखिए, एक बात इसमें जो आती है किरेल कार्बन की, एक शब्दावली आती है किरेल कार्बन, किरेल कार्बन, किरेल कार्बन। ठीक है, किरेल कार्बन को हिंदी में वैसे बोलते हैं असम्मित कार्बन, असम्मित कार्बन। किरेल कार्बन से क्या क्वेश्चन आता है, पहले आपको समझना है कि किरेल कार्बन क्या होता है। ठीक है, देखिए आप अमीनो एसिड की अगर संरचना को हम देखें तो इसमें यहाँ पे COH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसमें क्या है NH2 है, और यहाँ पे कोई R ग्रुप जुड़ता है। अब मुझे आप ये बताइए कि जैसे अमीनो एसिड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसमें कार्बन के जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसमें क्या एक जैसी चीज़ों से जुड़ रहा है या अलग अलग चीज़ों से जुड़ रहा है, यानी कि ये क्या है, एक ही समूह से जुड़ा है, एक जैसे समूह से जुड़ा है या अलग अलग समूह से जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये किससे जुड़ा है, अलग अलग समूह से जुड़ा है। तो क्या होता है कि ऐसा कार्बन जो 4 विषम समूहों से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो 4 विषम समूहों से जुड़ा हो, उसे कहते हैं किरेल कार्बन, या उसे बोलते हैं असम्मित कार्बन कहते हैं हिंदी में। ऐसा कार्बन जो 4 क्या हो, विषम समूह से जुड़ा हो, उसे ही क्या कहते हैं, किरेल कार्बन कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बात और, एक चीज और आता है, ये एक तो परिभाषा आपको नोट कर देनी है जो मैंने बोला किरेल कार्बन की। ठीक है, असम्मित कार्बन की। एक पॉइंट और चीज याद रखनी है कि ऐसे जैवाणु यानी बायोमॉलिक्यूल्स, ऐसे जैवाणु जिनमें क्या मिलेगा, किरेल कार्बन मिलेगा, ऐसे सभी बायोमॉलिक्यूल्स जिनमें किरेल कार्बन मिलेगा, वे सभी जो होंगे ये प्रकाशीय रूप से सक्रिय होंगे, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। किरेल कार्बन मिलेगा, वे सभी प्रकाशीय रूप से सक्रिय होंगे। क्या होंगे, प्रकाशीय रूप से सक्रिय होंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब यहां से देखिए, ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिनमें किरेल कार्बन है, तो अगर वो हमसे पूछे कि उदाहरण अगर पूछे किरेल कार्बन वाले बायोमॉलिक्यूल का, तो हम इसमें अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा, अमीनो अम्ल हो जाएगा। अमीनो अम्ल में क्या होता है, किरेल कार्बन होता है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है इसकी संरचना में, तो उसका एग्जाम्पल ही क्या हो गया, अमीनो एसिड हो गया। लेकिन अपवाद भी हो गया, इसका अपवाद से क्वेश्चन बनता है। वैसे तो अमीनो एसिड जो है वो किरेल कार्बन का क्या है, किरेल कार्बन का उदाहरण है।
और अमीनो एसिड जो होंगे वो प्रकाशीय रूप से क्या होंगे, सक्रिय भी होंगे। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद है, कौन सा होगा? देखिए दिमाग लगा के अगर आप सोचो, आपने पढ़ भी लिया हो, ग्लाइसिन होगा। ग्लाइसिन क्यों होगा? ग्लाइसिन की संरचना मैंने आपको बताई थी कि COOH होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे NH2 होता है और यहाँ पे क्या होता है, H होता है। इसलिए तो सबसे सरल बोला था ऐसे अमीनो एसिड। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैंने बताया ऐसे क्रेल कार्बन तब होता जब क्या होते कि चारों जगह विभिन्न अलग अलग समूह जुड़े होते, लेकिन इसमें तो दो जगह क्या हो गया, हाइड्रोजन ही हो गया ग्लाइसिन की संरचना में, इसलिए इसमें क्रेल कार्बन वाली थ्योरी नहीं लगी। तो इसलिए वैसे तो जनरली हम बोल सकते हैं कि क्रेल कार्बन अमीनो एसिड में मिलता है, लेकिन एक अमीनो एसिड में नहीं मिलता, वो कौन सा होता है, ग्लाइसिन होता है, क्योंकि ग्लाइसिन में क्या होता है, दो जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। कभी तो सरल ये बोल सकता हो कि निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल है जिसमें क्रेल कार्बन नहीं मिलता है, तो आपने ग्लाइसिन टिक कर दिया। कभी देखिए इसी को इस लैंग्वेज में पूछेगा, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल है जो प्रकाशीय रूप से इनएक्टिव होता है, यानी जो सक्रिय नहीं होता है, तो भी आप क्या कर दोगे, ग्लाइसिन। तो ऐसे घुमा के भी कभी वो थ्योरी पूछता है और वो शब्दावली हमें थे पेपर में काफ़ी कठिन लगती है। ठीक है, तो लेकिन आपने ये दोनों बातें अगर जानी भी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव जो है अमीनो एसिड वो आप वहाँ पे आसानी से छांट लोगे। ठीक हो गया, ये बात भी आप समझ गए। अब एक और थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी के विषय में, लास्ट चीज़ आज के लेक्चर की लास्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छे से नोट भी करना आपको और अच्छे से नोट्स भी बनाने। समय जरूर लगेगा टॉपिक को खत्म होने में, लेकिन आपके टॉपिक में क्या होगी, पकड़ हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव टिक कर पाओगे आप। देखिए अब एक और वर्गीकरण मैं बता रहा हूँ। एक तो मैंने वर्गीकरण बताया आर ग्रुप के आधार पे, इसके अलावा एक वर्गीकरण और बुकों में आप देखोगे अनिवार्य अमीनो अम्ल और अन अनिवार्य अमीनो अम्ल, यानी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल में बांटा होगा उसने। अब यहाँ से देखिए 19-20 को बांटा होगा, फिर अनिवार्य अमीनो अम्ल, अनिवार्य अमीनो अम्ल, इन्हीं को बोलेंगे क्या, एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या हो जाता है, अनिवार्य अमीनो एसिड। अब देखिए अनिवार्य अनिवार्य किस तरीके से, अनिवार्य किन्हें कहते हैं, 20 अमीनो अम्ल जो हैं, लगभग 20 अमीनो अम्ल वो प्रोटीन संश्लेषण कर रहे हैं। प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन क्या होता है कि कई अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में खुद ही बनते हैं। अब जो अमीनो अम्ल जो है जिसका संश्लेषण हमारी बॉडी में हो जा रहा है वो हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, यानी बाहर से लेना हमें जरूरी नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में बन जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी में जिनका संश्लेषण नहीं होता, जिनका निर्माण हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, तो उनको हमें ग्रहण करना पड़ेगा भोजन के रूप में। वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, अनिवार्य, क्योंकि बॉडी में तो बन नहीं रहे। अब बॉडी में बन नहीं रहे तो बाहर से लेने पड़ेंगे, यानी फूड के रूप में हमें वो लेने पड़ेंगे, इसलिए वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, अनिवार्य हो जाते हैं। यानी अनिवार्य अमीनो अम्ल वो अमीनो अम्ल हैं, परिभाषा में आप लिख सकते हो, जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, जिनकी पूर्ति हम भोजन के द्वारा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और इसके अलावा जो बॉडी में बन जाते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं, यानी कि अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक हो गया, तो अनिवार्य में तो बाकी बचे हुए आ जाएंगे, हमें यहाँ पे ध्यान देना है अनिवार्य अमीनो अम्ल में, अनिवार्य जो है हो गया। अब देखिए अनिवार्य, इसकी परिभाषा आप लिख दोगे, इसमें आते हैं 8+2। अब 8+2 का क्या, टोटल तो 10 है, अनिवार्य अमीनो अम्ल टोटल कितने हैं, 10 है। 8+2 क्या, 8+2 का मतलब जो है 8 तो है, इनमें से 2 जो हैं इनको बोलते हैं अर्ध अनिवार्य। अर्ध अनिवार्य का मतलब यह है 8 तो बिल्कुल अनिवार्य है, 2 अर्ध अनिवार्य है। अर्ध अनिवार्य ऐसे कि ये शिशु में तो नहीं बनते, लेकिन ये क्या करते हैं, वयस्क जब हो जाते हैं, हम एडल्ट एज में पहुंच जाते हैं, तब ये बनने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। यानी शिशु के लिए जब वो शैशवावस्था में रहेगा उसके लिए तो ये अनिवार्य हो जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी में ये नहीं बनेंगे। लेकिन 2 ऐसे होंगे जो वयस्क अवस्था में आते आते बनने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इनको अर्ध अनिवार्य कहते हैं, यानी इन्हें बोलते हैं सेमी एसेंशियल। 2 कैसे होते हैं, सेमी एसेंशियल। टोटल एसेंशियल अगर बोले 10, अगर बोले वयस्कों में कितने तो हम बोलेंगे 8। ठीक है, वयस्कों में कितनी जरूरत है, 8। और जनरली वयस्क और ये ना बोले तो हम 10 ही बोलेंगे, 10 अनिवार्य अम्ल होते हैं, बुकों में यही लिखा होता है और बात भी सही है। इनमें से जो है सेमी जो एसेंशियल है वो कितने हैं, 2 हैं।
ठीक हो गया। अब इनके नाम भी पूछेगा, ये समझ गए होंगे आप। और बाकी जो आए 10 नाम वो क्या हो जाएंगे, अनिवार्य हो जाएंगे, वो हमारी बॉडी में बन जाते होंगे। इनको याद कैसे करेंगे हम, तो देखिए इन 8 को याद करने का फॉर्मूला क्या है इस विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इल मतलब क्या हो गया, बीमार, ठीक है। इल टीवी PMT, PMT, इससे ये 8 याद हो जाएंगे आपको, जो सभी के लिए क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। इल, आई का मतलब होगा आइसोल्यूशन, एल का मतलब है ल्यूसिन, और अगले एल का मतलब है लाइसिन। इल में क्या हो गया, आई मतलब आइसोल्यूशन, एल मतलब ल्यूसिन, और दूसरे एल मतलब क्या हो गया, लाइसिन, ठीक है। अच्छा, अगला अगर देखें हम टी और वी से हो जाएगा वैलिन, ठीक है। और इसका टी का मतलब होगा थ्रियोनिन, ठीक है। टी मतलब क्या है, थ्रियोनिन, वी मतलब क्या है, वैलिन। अब पीएमटी को देखते हैं, पीएमटी में क्या है, ठीक है। पी मतलब तो एक ही नाम आया था, फिनाइल एनालिन, थोड़ा यहां से मिटा रहा हूं मैं और यहां पे आपको बता रहा हूं पीएमटी, तो आपको ताकि क्लियर लग जाए आपको पता, पीएमटी यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। पी मतलब है फिनाइल एनालिन, ठीक है। एम मतलब जो है मिथायोनिन, और टी मतलब ट्रिप्टोफेन, ये 8 हो गए। ILL यानी इल टीवी पीएमटी, पीएमटी में I4 है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, T4 है थ्रियोनिन, फिर V4 है वैलिन, P4 है फिनाइल एनालिन, M4 है मिथायोनिन, और T4 है क्या, ट्रिप्टोफेन। तो ये तो 8 हो गए। अब सेमी एसेंशियल जो 2 हैं वो कौन से, ठीक है। 2 सेमी एसेंशियल जो कि शिशुओं में नहीं बनते लेकिन वयस्क अवस्था में बनते हैं, ऐसा भी वो पूछ लेता है, तो उनको हम बोल सकते हैं सेमी, ठीक है। ये एसेंशियल है, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लग रही है यहाँ पे, एसेंशियल है, ठीक है। तो सेमी एसेंशियल यानी अर्ध अनिवार्य जो होते हैं वो कौन से हैं, तो ये 2 हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ये भी पूछ लेता हूं कि इनमें से कौन से 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो शिशुओं में नहीं बनते लेकिन वयस्क अवस्था में बन जाते हैं, तो आर्जिनिन और हिस्टिडीन आपको याद करना है, ठीक हो गया। इतनी जानकारी मैंने आज अमीनो एसिड्स के नाम वगैरह वर्गीकरण बता दिए। हर स्टेप को आपको पढ़ते हुए चलना है, यानी ये नहीं सोचना आपको कि ऐसा ना पढ़ के मैं शॉर्ट तरीका निकाल लूँ कुछ पढ़ने का। शॉर्ट तरीका अगर आप निकालोगे तो फिर वही होगा कि 8-10 क्वेश्चन तो टिक कर लोगे आप जो सरल से होंगे, लेकिन कठिन से क्वेश्चनों में अटकने की संभावना रहेगी। तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है, काफ़ी टाइम आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसमें अभी आराम से कुछ यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि इस तरीके से क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव याद करके सारे टिक नहीं हो सकते, थोड़ी बहुत थ्योरी हमें चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप याद कर सकते हो और आसानी से आपको ये क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। तो इतनी जानकारी मैंने अमीनो एसिड की अभी तक बता दी, इसी से आगे जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।